NKR, रिमेंबर द नेम। एक नाम जो आने वाले समय में शायद भारतीय क्रिकेट और विश्व क्रिकेट के लिए उस महान श्रेणी में शामिल होने वाला है जिसमें सर गैरी सोबर्स, इमरान खान, कपिल देव, रिचर्ड हेडली, यान बाथम और भारत के आखिरी परमानेंट टेस्ट मेंबर ऑलराउंडर इरफान पठान शामिल है। हो सकता है कि ये एक अतिशयोक्ति लग रही हो, क्योंकि अक्सर हम लोग एक अच्छी पारी के दम पर किसी भी खिलाड़ी का भविष्य आंकने लगते हैं, लेकिन नीतीश रेड्डी को लेकर या कोई अतिशयोक्ति या बढ़ा चढ़ाकर एक फैन द्वारा कही गई बात नहीं है। अपनी डोमेस्टिक सर्कल से ही नीतीश रेड्डी एक बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे। इस बार मौका था ऑस्ट्रेलिया में उस पहचान को सबसे कड़ी परिस्थितियों में सही साबित करना, जो उन्होंने करके दिखाया। उन ऑलराउंडर्स की महान श्रेणी में शामिल करना कोई गुनाह नहीं है। नमस्कार दोस्तों, नारद टीवी में आज बात होगी, या यूं कहें कि आज एक ऐसे मुद्दे को डिस्कस करेंगे कि ऐसी क्या वजह है कि भारत को कपिल देव के बाद एक प्रॉपर टेस्ट प्लेइंग ऑलराउंडर नहीं मिल पाया। ये सबको पता है कि कपिल देव को भारत का पहला जेन्युइन फास्ट बॉलर कहा जाता है, लेकिन वो एक अच्छे बैट्समैन भी थे, यानी कि एक तरीके से भारत के पहले फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। उसके बाद से जब ऑलराउंडर का महत्व क्रिकेट में बढ़ने लगा तो बाकी टीमों ने भी इस विधा पर जोर देने का प्रयास किया, क्योंकि एक ऑलराउंडर के होने से टीम 11 से बढ़कर 12 हो जाती है। भारत में कपिल देव के बाद ऑलराउंडर को पहले तलाशने और फिर तराशने का काम जरूर शुरू हुआ। ये जानकर के आपको भी हैरानी नहीं होगी कि सचिन तेंदुलकर भी एक वक्त में मीडियम फास्ट बॉलिंग किया करते थे। आप 1992 का वर्ल्ड कप उठा करके देख लीजिए तो सचिन की स्विंग देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। यानी कि इस वक्त अगर आप एक अच्छे बल्लेबाज होने के साथ साथ अच्छी खासी मीडियम या मीडियम फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं तो आपकी बॉलिंग स्किल्स को भी ग्रूम करने पर ध्यान दिया जाता था। भारत के अलावा बाकी देश इसमें थोड़ा सा आगे चले गए, जैसे कि साउथ अफ्रीका के लिए लैंस क्लोजनर, शॉन पोलाक, इंग्लैंड के लिए एंड्रू फ्लिंटॉफ। कपिल देव के 1994 में रिटायरमेंट के बाद भारत को कोई ऐसा बेहतरीन ऑलराउंडर नहीं मिल पाया जो एक अच्छे बैट्समैन के साथ साथ एक अच्छे बॉलर की भूमिका भी निभा सके। 2003 में जाकर के यह तलाश खत्म हुई जब इरफान पठान के रूप में एक नई बॉल का कमाल का गेंदबाज और लोअर मिडिल ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर का एक बेहतरीन बल्लेबाज भारत को मिला। यानी कि भारत को 10 साल लगे कपिल देव का एक प्रॉपर रेप्लिका ढूंढने में। इरफान पठान का करियर 7 से 8 साल रहा। इस दौरान उन्होंने कई मौकों पर अपने ऑलराउंडर प्रदर्शन के द्वारा अपने चयन और अपने को कपिल देव का उत्तराधिकारी ठहराना सही साबित किया। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस बीच भारत ने तलाश जारी नहीं रखी, लेकिन एक जो परफेक्ट ऑलराउंडर को लेकर के विश्वास होता है वो हमें पहली बार कपिल देव के रूप में मिल गया था। तो उससे कम में भारत को कोई भी खिलाड़ी स्वीकार नहीं था। वैसे तो अनिल कुंबले, अजीत अगरकर, हरभजन सिंह, सौरव गांगुली और खुद सचिन तेंदुलकर को आप पार्ट टाइम ऑलराउंडर के रूप में गिन सकते हैं, लेकिन एक फुल टाइम ऑलराउंडर के तौर पर नहीं। 2015-16 के टाइम पर बड़ौदा के दो भाई चर्चा में आते हैं, हार्दिक और कृणाल। इनमें से हार्दिक पांड्या ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। इसके बाद जब मुंबई की स्काउटिंग टीम ने हार्दिक को तराशने का काम किया तो पाया कि उनके पास 140 के आसपास की स्पीड भी है और एक मिडिल ऑर्डर की अच्छी बैटिंग टेक्निक भी। और तब से लेकर आज तक हार्दिक हर उस उम्मीद पर खड़े हो रहे हैं जो 2015-16 में उनसे की गई थी। लेकिन उसके बाद भारत ने पिछली बार जैसी गलती नहीं की और 2022 में हार्दिक की इंजरी होते ही तुरंत हार्दिक के रिप्लेसमेंट भी ढूंढने शुरू कर दी। सबसे पहला जिसका नाम आया था वो था राज अंगद बाबा, लेकिन इसी सर्किट में एक और नाम धीरे धीरे अपनी पहचान बना रहा था, वो थे नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश का इतिहास खंगालने पर पता चलता है कि 2017-18 की विजय मर्चेंट ट्रॉफी में उन्होंने आंध्र प्रदेश के लिए 345 बॉल में 441 रन बनाए और टोटल 176 की औसत से 1237 रन कूद डाले। और तब से आज तक उन्होंने फर्स्ट क्लास में 26 मैच में 59 विकेट भी लिए। इसका मतलब यह था कि हार्दिक के रिप्लेसमेंट या कहें कि हार्दिक की जगह एक और खिलाड़ी सामने आ गया था, नाम था नीतीश रेड्डी। लेकिन ऐसा क्यों है कि भारत में आपको एक साथ 2 या 3 ऑलराउंडर एक जैसे नहीं मिल पाए? बहुत मुश्किल होता है कि एक ही एज ग्रुप के एक जैसे आपको 2-3 ऑलराउंडर एक साथ मिल जाए। तो चलिए आगे की वीडियो में उन कुछ खास और चुनिंदा कारणों को तलाशते हैं। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट हमेशा से बल्लेबाजों की धरती रहा है। अगर आप किसी बच्चे को गली में क्रिकेट खेलते देखें तो क्या देखते हैं? एक बल्ला हाथ में और उसके सामने एक स्टंप पर टेप लपेटा हुआ। बॉलिंग करने वाले बच्चे से कोई नहीं पूछता कि वो तेज फेंक सकता है नहीं, उसे सिर्फ एक काम दिया जाता है, बल्लेबाज को आउट करना। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई? ये शुरुआत हुई भारतीय क्रिकेट की नींव से, जहाँ से हमेशा बल्लेबाजों को ज्यादा तवज्जो दी गई। अगर आप रणजी ट्रॉफी की पिचों पर नजर डालें तो ज्यादातर पिचें ऐसी होती हैं जो बल्लेबाजों को रनों की बारिश का मौका देती हैं। फ्लैट पिचें, धीमी उछाल और स्पिनर्स के लिए थोड़ा सा टर्न। ऐसी पिचों पर तेज गेंदबाज या तो थक जाते हैं या उनका करियर छोटा हो जाता है। इसी क्रिकेट कल्चर ने हमारे देश को एक बात सिखा दी, बल्लेबाज बनो, गेंदबाज नहीं। अब जरा सोचिए, जब तेज गेंदबाजों को ही पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाता है तो ऑलराउंडर्स कैसे तैयार होंगे? लेकिन क्या कभी आपने किसी को ये कहते सुना है कि इस बॉलर ने 40 ओवर डालने के बाद 50 रन भी बनाए? अगर कोई युवा गेंदबाजी में अच्छा है तो उसे अक्सर बल्लेबाजी छोड़ने को कहा जाता है, और अगर वो बल्लेबाजी में अच्छा है तो कोच उसे
गेंदबाजी करने से मना कर देता है ताकि उसकी तकनीकी खराब ना हो जाए। अब आइए जरा भारत की पिचों की तुलना इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से करते हैं। वहाँ की पिचों पर सुबह के सत्र में गेंदें स्विंग करती हैं, दोपहर में बाउंस मिलता है और शाम तक बल्ले पर गेंद आनी शुरू होती है। बल्लेबाज को भी वहाँ रन बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और गेंदबाजों को विकेट निकालने के लिए पूरा दम लगाना पड़ता है। यही संघर्ष ऑलराउंडर्स को निखारता है। जैक कैलिस, बेन स्टोक्स और एंड्रू फ्लिंटॉफ जैसे खिलाड़ियों ने अपने खेल को ऐसे ही हालातों में निखारा। हमारी पिचें बल्लेबाजों के लिए इतनी अनुकूल होती हैं कि गेंदबाजों को विकेट लेने के लिए सिर्फ उम्मीद का सहारा होता है। ऑलराउंडर बनने के लिए जरूरी है कि खिलाड़ी को बैट और बॉल दोनों के लिए बराबर मौके मिले, लेकिन भारतीय पिचें खिलाड़ी को बैटिंग के लिए प्रोत्साहित करती है। उदाहरण के लिए रणजी ट्रॉफी के आंकड़े देखिए, यहाँ हर साल दर्जनों बल्लेबाज 1000 प्लस रन बना लेते हैं, लेकिन तेज गेंदबाज मुश्किल से 40-50 विकेट तक पहुंच पाते हैं। तो क्या हमारे घरेलू सिस्टम में कमी है? दोस्तों, भारत में क्रिकेट एक धर्म है और रणजी ट्रॉफी इसका तीर्थ। लेकिन क्या यह तीर्थ ऑलराउंडर्स की तपस्या के लिए सही जमीन है? इस पर सवाल उठाना जरूरी है। अगर हम भारतीय घरेलू क्रिकेट की हकीकत देखें तो यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम है जहाँ बल्लेबाजों के लिए गलीचे बिछाए जाते हैं और गेंदबाजों के लिए कांटे। जी हाँ, रणजी ट्रॉफी में तेज गेंदबाजों को अपना दमखम दिखाने का मौका ही नहीं मिलता। स्पिनर्स का जलवा रहता है और तेज गेंदबाज बस नई गेंद से शुरुआती ओवर डालकर थक जाते हैं। सोचिए, जब गेंद की हरकत ही नहीं होगी तो बल्लेबाजों को रन बनाने में क्या ही दिक्कत होगी। यही कारण है कि हमारे घरेलू टूर्नामेंट्स में बल्लेबाजों के बड़े बड़े स्कोर और गेंदबाजों की मेहनत नजरअंदाज हो जाती है। अब अगर कोई खिलाड़ी बैटिंग और बॉलिंग दोनों में अच्छा करना चाहे तो क्या होता है? उसे एक ही विभाग में एक्सपर्ट बनने के लिए कहा जाता है। मान लीजिए एक युवा तेज गेंदबाज 120 की स्पीड से गेंद डालता है और बल्ले से भी 30-40 रन बना सकता है, तो कोच क्या कहेगा? बेटा, बॉलिंग पर ध्यान दो, ये बैटिंग बाद में देखेंगे। और अगर कोई बल्लेबाज गेंदबाजी में दिलचस्पी ले तो उसे जवाब मिलता है, तू बैटिंग कर या गेंदबाजी छोड़ दे। इरफान पठान का नाम याद कीजिए। एक समय उन्हें दूसरा कपिल देव कहा जा रहा था। इरफान ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में पहले ही ओवर पर हैट्रिक लेकर तहलका मचा दिया था, लेकिन फिर क्या हुआ? उन्हें बैटिंग ऑलराउंडर बनाने के चक्कर में उनकी गेंदबाजी छूट गई। इरफान का करियर इतना लंबा हो सकता था कि वो कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ सकते थे, लेकिन हमारे सिस्टम ने उन्हें अपनी प्रतिभा के साथ न्याय करने का मौका नहीं दिया। भारत का घरेलू क्रिकेट ऐसा है जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। वर्कलोड मैनेजमेंट का अभाव भी साफ साफ दिखता है। तेज गेंदबाजों से हर मैच में 20-25 ओवर डलवाए जाते हैं, नतीजा चोटिल होकर के बाहर हो जाते हैं। बैटिंग ऑलराउंडर हो या बॉलिंग ऑलराउंडर, दोनों को पूरी तरह से तैयार करने का ढांचा है ही नहीं। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि हमारा सिस्टम खिलाड़ियों के सपनों का गला घोट रहा है? एक युवा खिलाड़ी जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में हाथ आजमाना चाहता है, उससे घरेलू क्रिकेट का रूखा व्यवहार तोड़ देता है। रणजी के गुमनाम पिचों पर ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो ऑलराउंडर बनने का सपना लेकर के आए थे, लेकिन सिस्टम ने उन्हें या तो स्पेशलिस्ट बल्लेबाज बना दिया या तेज गेंदबाज। हार्दिक पांड्या को ही ले लीजिए। शुरुआत में उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से कमाल दिखाया, लेकिन उनके फिटनेस मुद्दों और दबाव ने उन्हें टेस्ट क्रिकेट से बाहर कर दिया। क्या आपको नहीं लगता कि अगर उन्हें सही तरीके से ग्रूम किया जाता तो वो भी बेन स्टोक्स या जैक कैलिस बन सकते थे? अब बात करते हैं सबसे बड़ी वजह की, जिसकी वजह से भारत में टेस्ट क्रिकेट के लिए ऑलराउंडर्स तैयार नहीं हो पाते। मानसिकता और ट्रेनिंग सिस्टम। सोचिए, जब एक 15-16 साल का बच्चा क्रिकेट की दुनिया में कदम रखता है तो उसे क्या सिखाया जाता है? अगर वो अच्छा बैटिंग करता है तो उसे बल्लेबाज बना दिया जाता है। अगर वो गेंदबाजी में हाथ आजमाता है तो उसे सिर्फ गेंदबाज बनने का सुझाव दिया जाता है। दोनों में बैलेंस बनाए रखने के लिए कोई बात नहीं होती। मेरा आपसे सवाल है, क्या आपने कभी किसी युवा खिलाड़ी को देखा है जो एक ही समय में बैट और बॉल दोनों के साथ अपना खेल निखार पाए? अगर कोच को एक तेज गेंदबाज मिलता है तो उसकी बैटिंग को नजरअंदाज कर दिया जाता है। वहीं अगर कोई बल्लेबाज नेट्स में अच्छी बॉलिंग भी कर दे तो कोच उसे गंभीरता से नहीं लेते। मनोवैज्ञानिक पहलू भी उतना ही अहम है। भारत में खिलाड़ी को बचपन से ही स्पेशलिस्ट बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। तू बस बल्लेबाज बन जा, बॉलिंग की जरूरत नहीं है, और तू गेंदबाज है, बल्ले को हाथ भी मत लगाना। इसी वजह से इरफान पठान जैसे टैलेंट्स खो जाते हैं। इस मानसिकता में एक तरह का डर छुपा हुआ है, डर कि अगर खिलाड़ी दोनों विभागों में ध्यान देगा तो वो किसी में भी एक्सपर्ट नहीं बन पाएगा। अब जरा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को देखिए, वहाँ के खिलाड़ी बचपन से ही बैट और बॉल दोनों पर मेहनत करते हैं। तो क्या बदलाव संभव है? बदलाव लाना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। खिलाड़ियों को बचपन से ऑलराउंडर बनने की ट्रेनिंग देनी होगी। कोचिंग स्टाफ को समझना होगा कि हर खिलाड़ी को एक्सप्लोर करने की आजादी मिले। मनोवैज्ञानिक सपोर्ट भी जरूरी है ताकि खिलाड़ी अपनी क्षमता पर भरोसा बनाए रखे। जब भी भारत में ऑलराउंडर्स की बात होती है तो एक नाम हमेशा सबसे ऊपर आता है, कपिल देव। वो सिर्फ एक क्रिकेटर ही नहीं थे बल्कि भारतीय क्रिकेट के लिए एक क्रांति थी। लेकिन उनकी सफलता को समझने के लिए हमें उस दौर में झांकना होगा जब तेज गेंदबाजों का भारत में कोई भविष्य ही नहीं माना जाता था। कपिल देव एक ऐसे समय में उभरे जब भारतीय क्रिकेट टीम की पहचान सिर्फ स्पिन बॉलिंग और बल्लेबाजी थी। तेज गेंदबाज का मतलब था पहले 10 ओवर करो फिर स्पिनर के हवाले कर दो। लेकिन कपिल ने इस मानसिकता को बदल दिया। वो मिट्टी की पिचों पर घंटों बॉलिंग करते थे। उनका कहना था, मैंने अपने सपनों को मैदान की मिट्टी में सींचा है। गेंदबाजी में उनकी स्विंग और आक्रामकता ने दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। क्यों? कपिल सिर्फ
अपवाद बनकर के रह गए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कपिल जैसा दूसरा खिलाड़ी क्यों नहीं आया। कपिल की कामयाबी का कारण उनकी स्वाभाविक प्रतिभा और कड़ी मेहनत थी। उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे खुद को साबित करने के लिए हर मैच में 200% देना पड़ता था, क्योंकि तेज गेंदबाजों को उस समय भारत में सम्मान नहीं मिलता था। भारतीय क्रिकेट की संरचना ने भी कपिल के बाद ऑलराउंडर्स को बनाने की दिशा में काम नहीं किया। कपिल के करियर के दौरान जो माहौल था वो उन्हें मजबूत बनाता गया। उसके बाद के खिलाड़ियों को वैसा संघर्ष और सपोर्ट सिस्टम नहीं मिला। कपिल देव 1994 में रिटायर हुए। उनके 10 से 12 साल बाद इरफान पठान मिले और इरफान पठान के 15 साल बाद नीतीश रेड्डी। यानी कि इन 10 से 12 सालों के दरमियान भारत को कोई भी जेन्युइन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं मिल पाया। यानी कि हमने अपने स्टैंडर्ड कपिल से भी ऊंचे रखे और इसका नतीजा हुआ एक जेन्युइन ऑलराउंडर की खोज का हमेशा खाली रहना। कपिल देव का संघर्ष इस बात से झलकता है कि उन्होंने एक बार मजाक में कहा था, मैं टीम का गेंदबाज भी था, बल्लेबाज भी, और कभी कभी मैदान पर फिजियो भी बन जाता था। लेकिन ये मजाक एक सच्चाई को उजागर करता है। उन्होंने अकेले दम पर 434 विकेट लिए, लेकिन कितनी बार उन्होंने टेस्ट मैचों में लगातार 20-20 ओवर की गेंदबाजी की होगी वो खुद नहीं गिन सकते। लेकिन उनके बाद का खालीपन यही बताता है कि कपिल देव एक अपवाद थे। आज नीतीश रेड्डी हमारे पास और हम कभी नहीं चाहेंगे कि वो भी हार्दिक पांड्या की तरह इंजरीज का शिकार होते होते टेस्ट क्रिकेट से दूर हो जाए। हालांकि इसकी संभावना कम दिखती है, क्योंकि नीतीश की स्पीड 125 से 130 के बीच रहती है, यानी कि उन्हें ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। जबकि हार्दिक पांड्या 140-145 डालने के चक्कर में कई बार अपनी कमर को चोटल कर चुके हैं। यहाँ पर सीधे सीधे आपको कपिल देव से सीखने की जरूरत है। भारत को चाहिए कि कपिल देव को नीतीश रेड्डी के ऑलराउंडर कोच या कंसल्टेंट या मेंटर के तौर पर टीम में शामिल करें, क्योंकि भारत के पास अभी तक केवल एक ही ऑलराउंडर रहा है, वो खुद कपिल देव है। तो आज ऑलराउंडर्स की स्थिति क्या है? क्या हम सही रास्ते पर हैं? अगर आज के दौर में भारत के टेस्ट क्रिकेट की तस्वीर देखें तो ऑलराउंडर्स के मामले में फंसे हुए नजर आते हैं। हमारे पास ऐसे खिलाड़ी तो हैं जो कभी कभी ऑलराउंडर जैसी झलक दिखाते हैं, लेकिन वो लंबे समय तक अपनी छाप छोड़ने में असफल रहे हैं। अभी तक रविचंद्रन अश्विन को एक ऑलराउंडर के तौर पर गिना जाता था, लेकिन एक ऑलराउंडर वही है जो अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशी जमीन पर भी अपनी काबिलियत का लोहा मनवाए। लेकिन अश्विन के बाद आज अगर किसी खिलाड़ी को भारत का सबसे सफल टेस्ट ऑलराउंडर कहा जाए तो वो है रविंद्र जडेजा। जडेजा की खासियत उनकी निरंतरता और जज्बा है। जडेजा की बॉलिंग स्पिन पर आधारित है, जो भारत की विदेशी पिचों पर घातक साबित होती है, लेकिन विदेशी पिचों पर उनके प्रभाव में कमी देखी जाती है। यही वजह है कि उनको केवल उन्हीं पिचों पर खिलाया जाता है जहां तीसरे, चौथे और 5वें दिन बॉल अच्छा खासा स्पिन हो या पिच पर बाउंस हो। अक्षर पटेल ने जब से टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा है हर बार अपनी स्पिन से कहर बरपाया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी बड़ी टीमों के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन उनके बल्ले की ताकत का इस्तेमाल अक्सर निचले क्रम में होता है। क्या वो लंबे समय तक ऑलराउंडर की भूमिका निभा सकते हैं? अक्षर का टैलेंट बड़ा है, लेकिन उनकी भूमिका अधिकतर स्पिन तक ही सीमित रहती है। भारतीय टीम को उनसे तेज गेंदबाजी और ऑलराउंडर जैसी उम्मीद नहीं है। वाशिंगटन सुंदर का नाम सुनते ही गाबा का वो टेस्ट याद आता है जहां उन्होंने अपने डेब्यू मैच में बल्लेबाजी से भारत की नैया पार लगाई थी। फिटनेस समस्याएं और टीम में जगह बनाने की जद्दोजहद ने उनके करियर को झटका दिया। तो क्या हम ऐसे खिलाड़ियों को सही मौके नहीं दे पा रहे? अभी नीतीश रेड्डी पर उम्मीदों का बोझ डालना सही नहीं है, और खास करके अभी उन्हें कपिल देव से कंपेयर नहीं करना चाहिए। अब इनके पास लंबा करियर पड़ा हुआ है और उम्मीद ही रहेगी कि वो भले ही T20 रेगुलर ना खेले, लेकिन टेस्ट मैच में उनका टीम में शामिल होना भारत को इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसी पिचों पर कारगर बनाएगा। आईपीएल की वजह से प्लेयर्स में फिजिकल और मेंटली थकावट की वजह से वर्कलोड मैनेजमेंट एक जरूरी और एक अहम मुद्दा बन जाता है। नीतीश रेड्डी हैदराबाद के एक स्टार प्लेयर है, तो आईपीएल के बाद होने वाले कुछ एक T20 मैचों के दौरान उनको रेस्ट दिया जा सकता है ताकि इंग्लैंड दौरे के लिए उनको तैयार किया जा सके। जिस प्रकार की लापरवाही हार्दिक पांड्या के करियर में की गई, वैसी लापरवाही नीतीश के साथ होनी नहीं चाहिए, और उम्मीद कुछ ऐसी ही है। अब सवाल ये उठता है कि अगर भारत को टेस्ट क्रिकेट के लिए विश्व स्तरीय ऑलराउंडर तैयार करना है तो हमें क्या करना होगा? क्या हम वाकई इसी रणनीति बना सकते हैं जो इस कमी को दूर करे? चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी दिक्कत पिचों से ही शुरू होती है। रणजी ट्रॉफी जैसी प्रतियोगिताओं में आज भी ज्यादातर पिचें स्पिन फ्रेंडली होती हैं। बल्लेबाजों को रन बनाने में आसानी होती है और तेज गेंदबाजों को अपनी स्किल्स पर काम करने का मौका नहीं मिलता। ये सिर्फ पिच का मसला नहीं है बल्कि मानसिकता का भी। आप जब युवा खिलाड़ी को ऐसी परिस्थितियों में डालते हैं जहां उन्हें बल्लेबाजी के लिए अच्छा माहौल मिलता है लेकिन बॉलिंग स्किल्स के लिए नहीं, तो ऑलराउंडर कैसे तैयार होंगे? इंग्लैंड की पिचें झूलती हुई गेंदों के लिए जानी जाती हैं। वहाँ के युवा खिलाड़ियों को स्विंग और सीम का सामना करना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया की पिचें तेज और उछाल भरी होती हैं, जहाँ बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों की परीक्षा होती है। तो भारत में भी ऐसी सपोर्टिंग पिचों का निर्माण जरूरी है जहाँ गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों को बराबरी का मौका मिले। टेस्ट क्रिकेट का ऑलराउंडर बनने का सबसे बड़ा चैलेंज है फिटनेस। कपिल देव का उदाहरण लीजिए, वो हर मैच में 10 से 20 ओवर की गेंदबाजी करते थे और साथ ही नंबर 6 या 7 पर बल्लेबाजी में भी जिम्मेदारी निभाते थे। ये सब कुछ करने के लिए शेर जैसी फिटनेस चाहिए, लेकिन आजकल जैसे ही खिलाड़ी का थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ता है तो उसकी फिटनेस
जवाब दे जाती है। हार्दिक पांड्या इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। चोटिल होने के बाद हार्दिक ने टेस्ट क्रिकेट को छोड़ दिया क्योंकि इनकी पैक इतनी गेंदबाजी सहन नहीं कर सकती थी। युवा खिलाड़ियों को वर्कलोड मैनेजमेंट सिखाना होगा, उनके लिए अलग अलग फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार करने होंगे जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के लिए उन्हें सक्षम बनाए। साथ ही मानसिक फिटनेस पर भी काम करना होगा। जब खिलाड़ी थकान के बावजूद टीम के लिए परफॉर्म करता है तभी वो ऑलराउंडर बन पाता है। भारतीय क्रिकेट में टेस्ट प्लेइंग ऑलराउंडर की कमी का कारण पिचों से लेकर के ट्रेनिंग, फैंस की मानसिकता और क्रिकेट संस्कृति तक फैला हुआ है, लेकिन बदलाव असंभव नहीं है। भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगर सही समय पर सही कदम उठाया जाए तो आने वाले समय में हमें कई कपिल देव और बेन स्टोक्स देखने को मिल सकते हैं। आपको क्या लगता है भारत का अगला टेस्ट ऑलराउंडर कौन हो सकता है? #ऑलराउंडर लेकर के मैं बताइए। और अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलेंगे फिर एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।